हथकंडों के बावजूद 29 लाख कर्मचारियों में से सिर्फ 1.18 लाख कर्मचारियों ने ही यूपीएस चुना। इतनी बड़ी नाकामी के बावजूद सरकार का यूपीएस को लेकर जो है ताजा बयान कर्मचारी संगठनों को रास नहीं आ रहा है। सबसे पहले संसद में यूपीएस को लेकर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। दिल्ली में और जो कई जगहों पर जो लोग रिटायर हुए हैं यूपीएस ऑप्ट करके, उनको तो पेंशन भी नहीं मिल रही, ना उनको एनपीएस की पेंशन मिल रही, ना उनको यूपीएस की पेंशन मिल रही। हाँ, 10 तारीख का संभवतः ओपीएस को लेकर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। जी हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप कुछ बढ़िया हो। मैं केआर सैनी विकास स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या सरकार यहाँ पे ट्रेन मैनेजर लोको पायलट का किलोमीटर अलाउंस, जिससे कि इनकी सैलरी को सबसे अच्छा हाइक मिलता है, क्या उसको बंद करने जा रही है? अगर हाँ, तो इसकी जगह कौन सा भत्ता लेकर आ रही है और इससे ट्रेन मैनेजर और ड्राइवरों को किस तरीके से नुकसान हो सकता है, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और साथ दोस्तों, ओपीएस पर संसद में सरकार का जवाब मिला है। ओपीएस के लागू होने की क्या कुछ संभावना रहने वाली है? यूपीएस और एनपीएस के स्थान पर क्या सरकार दूसरी योजना यहाँ पे लेकर आ रही है? इनके ऊपर संसद में हाल ही में सवाल जवाब हुए हैं, उसमें सरकार का क्या कुछ रिप्लाई रहा, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे पति और पत्नी दोनों अगर जॉब में है तो एक को आचार्य नहीं मिलेगा, ये किस केस में लागू होगा, उसके रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। सभी कर्मचारियों के काम की खबर रहने वाली है। कोई वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही किसी टाइप की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लोकसभा के अंदर क्वेश्चन नंबर 207 3 अगस्त 2026 की अपडेट है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी ने यह सवाल किया था वित्त मंत्री से कि पहला जो सवाल है उसमें पूछा गया था कि जो है कितने कर्मचारियों ने अभी तक जो है यूपीएस को ऑप्ट किया है। आगे दूसरा सवाल उसमें यह है कि इसको जो लागू होने के बाद में सरकार ने इसके परफॉर्मेंस के ऊपर जो है यहाँ पे कोई रिव्यू वगैरह किया है, क्या उसको लेकर सवाल था। तीसरा जो सवाल था कि यहाँ पे स्टेक होल्डर वगैरह या जो भी प्रतिनिधित्व करते हैं एम्प्लॉयज वगैरह की यूनियन वगैरह को, उनकी तरफ से कोई सजेशन मिले कि आपको इसमें सुधार करने के यूपीएस में। चौथा जो सवाल था इसमें लिखा है कि जो यूपीएस आप लेकर आए हो उसका जो उसकी जगह कोई आप अल्टरनेट दूसरा पेंशन फ्रेमवर्क लेके आ रहे हो या नहीं लेके आ रहे हो, उसके रिगार्डिंग बात की गई है। और लास्ट जो सवाल है उसमें पूछा गया है कि क्या आपकी मंशा है कि इसमें चेंजेस की जाए, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4% लोगों ने इसको ऑप्ट किया है, तो पूरी तरीके से यूपीएस यहाँ पे फेल होती नजर आ रही है। तो सरकार क्या यूपीएस को खत्म करने जा रही है या यूपीएस के अंदर किसी टाइप का कोई बड़ा चेंजेस करके कर्मचारियों को आपको लुभाने की कोशिश करेगी? तो इसका आंसर जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जो कि वित्त मंत्री अपनी, उन्होंने दिया है। और इसके अंदर देखिए वो सारी कुछ चीजें लिखी गई है, बड़ी डिटेल से बताया गया है। तो पहला जो पैरा है इसके अंदर वही सारी कुछ चीजें लिखी गई है कि हमने इसका वो 24/1/25 को हमने नोटिफिकेशन निकाला और ये लागू हुई 1 अप्रैल 2025 से। और जो मेन सवाल किया गया था कितने लोगों ने अभी तक ऑप्ट किया, तो वो है 1,18,195 19/7/2026 तक। तो लगभग 27.6 लाख के करीब जो एनपीएस धारक है उनमें से सिर्फ 1,18,195 लोगों ने अभी तक ऑप्ट किया, जो कि सिर्फ मात्र 4% के करीब यहाँ पे कर्मचारी यहाँ पे ज्वाइन किए यूपीएस को। आगे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1/4/2025 से हमने इसको लागू किया है, तो सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी रिव्यू नहीं किया है, इसकी परफॉर्मेंस पे और इसके इम्प्लीमेंटेशन पे। आगे लिखा है इसमें कि स्टेक होल्डर वाली जो बात थी कि स्टेक होल्डर से आपको क्या क्या सजेशन मिले, तो इसमें कहा गया है कि स्टेक होल्डर इसकी जो डेट बढ़ाने के लिए बार बार कह रहे थे, हमने इसकी कई बार डेट वगैरह बढ़ाई है। और आगे लिखा है कि द गवर्नमेंट आल्सो एक्सटेंड टैक्स बेनिफिट, हमने जो यूपीएस के अंदर जो एनपीएस वाले टैक्स बेनिफिट है वो भी दिए हैं। और आगे इसके अलावा कर्मचारियों को एक बार जो यूपीएस में आ रहे हैं उनको एनपीएस में जाने का भी मौका हम देंगे। तो ये यहाँ पे सवाल जवाब दिए हैं, जवाब की स्टेक होल्डर ने जो मांग की है उसको यहाँ पे रखे हैं। आगे जो लास्ट 2 सवाल उनका है कि यूपीएस हैज बीन इंट्रोड्यूस एन ऑप्शन अंडर एनपीएस, एनपीएस के अंदर एक ऑप्शन है यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए। और इस पे जो है हमारा अभी तक देखिए देयर इज नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन टू मेक एनी चेंजेस और रिप्लेस द यूपीएस। देखिए यूपीएस में किसी भी टाइप का चेंजेस करने का सरकार का मूड नहीं है, पूरी तरीके से फेल है। फिर भी इसी के ऊपर यहाँ पे सरकार अटकी हुई है कि हम यूपीएस को ही लागू रखेंगे, किसी टाइप का कोई करेक्शन वगैरह नहीं करेंगे। ये लोकसभा से यहाँ पे सवाल जवाब निकल के आ रहे थे यूपीएस के ऊपर, जो कि सभी कर्मचारियों के लिए एक तरीके से निराशाजनक रहने वाले। इन सवाल जवाब के बाद में देखिए दैनिक भास्कर के अंदर खबर है 5/8/2026 को विरोध के बाद लागू हुआ था यूपीएस, सिर्फ 4% एनपीएस सदस्यों ने ही चुना यूपीएस का विकल्प। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के 27.6 लाख में से केवल 1.18 लाख 4.3% केंद्रीय कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को चुना। संसद में सोमवार को पेश आंकड़ों से खुलासा हुआ। ये मैंने आपको भी बताई दिया था, उन्हीं आंकड़ों की बात की जा रही है। लंबे समय से कर्मचारी 50% निश्चित
पेंशन की मांग कर रहे थे। वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन योजना बंद कर एनपीएस लागू की गई थी। इसके विरोध के बावजूद केंद्र ने अप्रैल 2025 में यूपीएस लागू की थी। इसके बावजूद कर्मचारियों की प्रतिक्रिया ठंडी रही। धीमी रफ्तार को देखते हुए सरकार ने इसकी कई बार जो है डेट भी बढ़ाई, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तक की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा है कि यूपीएस सुनने वाले कर्मचारियों को एनपीएस में वापस लौटने का एक मौका भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत निश्चित पेंशन के साथ रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुइटी भी दी जाएगी। कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन लाभ मिलेगा। यूपीएस में 10 साल की सेवा पर रिटायरमेंट के बाद में हर महीने कम से कम 10,000 रुपए न्यूनतम पेंशन यहाँ पे दी जाएगी, जो कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी। आगे देखिए क्या वजह है कि यूपीएस को लोग नहीं ऑप्ट कर रहे हैं। वीआरएस की सख्त शर्तें, अच्छे रिटर्न की उम्मीद। सीए डॉक्टर अभय शर्मा के मुताबिक कम भागीदारी के पीछे 4 कारण है। पहला, कर्मचारियों को अब तक योजना के प्रावधान ठीक से समझ में ही नहीं आए। दूसरा, एनपीएस के 2/3 हिस्सेदारी यानी रेलवे और अर्धसैनिक बल इसे अपनाने से झिझक रहे हैं। तीसरा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एनपीएस के तहत 20 साल के सर्विस पर तुरंत पेंशन मिलती है, जबकि यूपीएस में 25 साल यहाँ पे पेंशन के लिए आपको नौकरी करनी होगी। 60 वर्ष की उम्र में ही शुरू होगी। चौथा, एनपीएस में अच्छे रिटर्न की उम्मीद हुआ, कम यूपीएस से निकलने का सीमित मौका होने से कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए ये 4 बड़े कारण बताए गए यूपीएस ऑप्ट नहीं करने के। अब देखिए दोस्तों, लोको पायलट्स और ट्रेन में देखिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। ट्रेन ड्राइवरों के भत्ते में कटौती संभव। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के इस नए दौर में भारतीय रेलवे अपने रनिंग स्टाफ कैडर, ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मी के भत्तों को लेकर नई रूपरेखा तैयार कर रहा है। रेलवे बोर्ड, पीएनएम सब कमेटी और सेफ्टी ऑडिट के मसौदे के अनुसार रेलवे अब लोको पायलटों के दशकों पुराने किलोमीटर आधारित माइलेज भत्ते को समाप्त कर ड्यूटी कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स DCI यहां पे लागू करने की योजना बना रहा है। जापान में ड्राइवरों को माइलेज के बजाय तय सैलरी की हाई स्पीड मेंटल कंस्ट्रक्शन भत्ता दिया जाता है कि जो आजकल ट्रेनें जो है 160 की स्पीड से यहाँ चल रही है, तो इनको एकदम कंस्ट्रेंट रहना पड़ता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक भत्ता आता है जो कि हाई मेंटल कंस्ट्रक्शन भत्ता, वो देने की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि फिक्स रहने वाला है। इसमें हुआ क्या है कि आज भी देखो कि पहले जो ट्रेनें चलती थी 50 की स्पीड से, 60 की, 100 की स्पीड से चला करती थी, तो उसमें मान लो कि ये जो है 500 किलोमीटर चल गए या 100 किलोमीटर चल गए, 200 किलोमीटर चल गए, मतलब ज्यादा समय लगता था दूरी कवर करने में। अभी जो है ट्रेनें 160 150 की स्पीड से चल रही है, तो ऐसे में ये जो कम समय में भी ज्यादा दूरी तय कर लेते हैं, तो इनको ज्यादा किलोमीटर चल जाते हैं, और ज्यादा किलोमीटर चलने के कारण इनका जो है किलोमीटर अलाउंस अच्छा खासा यहाँ पे बन जाता है। और रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि केवल तय की गई दूरी के आधार पर ही भत्ता नहीं मिलेगा। अभी तक मिल रहा था वो आपकी जितनी दूरी तय कर रहे थे उसके आधार पर मिल रहा था, बल्कि ट्रेन चलाने के दौरान ड्राइवर के मेंटल स्ट्रेस लेवल और ड्यूटी की जटिलता के आधार पर एक फिक्स ब्रैकेटेड एक फिक्स आपका बना दिया जाएगा। जो भी जो है लोको पायलट रहेगा उनका ड्यूटी का फिक्स बना दिया जाएगा कि इतना आपको एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पे दिया जाएगा, माइलेज वगैरह बंद करके। रेलवे का तर्क है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में 400 किमी तय करने वाले ड्राइवर को पुरानी दरों से प्रति घंटे का भुगतान असंतुलित रूप से अधिक बैठ रहा है। यही मोटा कारण है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि पहले जो दूरी आपकी कम हुआ, स्पीड कम हुआ करती थी और अब स्पीड बढ़ गई, तो ऐसे में कम समय में ज्यादा किलोमीटर चल लेते हैं। ज्यादा किलोमीटर चलने से इनकी अगर किलोमीटर अलाउंस पर किमी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वो ज्यादा पे निकल के आ रहा है, ऐसा रेलवे का कहना है। आगे इस फॉर्मूले में सैलरी में 15 से 25% तक की कटौती आपकी संभव हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे 15 से 25% तक आपकी सैलरी जो भी मिल रही है उसमें कटौती हो सकती है। आगे लिखा है योजना का विरोध कर रहा है कर्मचारी संगठन। बिल्कुल इसका विरोध होना भी चाहिए। देखिए यहाँ पे AIRF के महासचिव श्री गोपाल मिश्रा का कहना है कि तकनीकी नाकामी ठीक रहा है, ड्राइवर को फोड़ा जा रहा है, 130-160 की रफ्तार से 1 सेकंड की गलती भी जानने वाला हो सकती है। ऐसे मानसिक तनाव का बहाना बनाकर माइलेज भत्ता काटना कर्मियों के साथ अन्याय है। तनाव बढ़ा है तो मुआवजा बढ़ना चाहिए, घटना नहीं। यूनियन ने मांग की है कि कर्मियों को खाली पड़े 20,000 से अधिक पदों पर तुरंत स्थायी भर्ती हो, हाई स्पीड का अलग से स्ट्रेस रिस्क अलाउंस भी दिया जाए। तो ये यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है। और एक बात ये सही भी है कि अगर ज्यादा स्पीड की ट्रेन रहेगी तो ज्यादा अलर्टनेस में यहाँ पे लोको पायलट को रखनी पड़ेगी। अब देखना ही होगा कि सरकार का क्या कुछ डिसीजन रहता है। हालांकि कर्मचारी संगठन वगैरह इसका विरोध यहाँ पे कर रहे हैं। ताकि इस चार्ट से भी आप सारा कुछ अच्छे से कवर कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। पूरा मामला मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आपका किलोमीटर अलाउंस अभी मिल रहा है, जितने किलोमीटर आप चलते हो उसके हिसाब से पैसा आपको जो मिल रहा है वो इसको बंद करने की यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। और आपको एक फिक्स जो बना दिया जाएगा कि आप 150-160 वाली स्पीड की ट्रेन में चल रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, तो आपको इतना फिक्स अमाउंट दिया जाएगा, चाहे कोई भी ड्राइवर उसको चलाए। इसके अलावा गुड्स वगैरह के लिए हो सकता है अलग से यहाँ पे डाटा निकाल के लाए। तो इसे आप अच्छे से क्लियर ही समझ आया होगा कि किलोमीटर अलाउंस बंद करने की प्लानिंग चल के और एक फिक्स चीज यहाँ पे लाई जा रही है, जिससे 15 से 25% तक आपका जो है माइलेज कम हो जाएगा, सैलरी आपकी कम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों 4 अगस्त को ही जो है राज्यसभा के अंदर सवाल जवाब हुए। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया HRA डिडक्शन को लेकर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। और श्रीमती सुमित्रा
सुमित्रा वाल्मीकि ने ये सवाल यहाँ पे किया था। सवाल मैं आपको समझा देता हूँ कि ये उनका कहना है कि मान लो 2 कर्मचारी, जैसे कि जयपुर के अंदर ही 2 कर्मचारी जयपुर जंक्शन पे काम कर रहे हैं, एक ही प्लेस में उनकी ड्यूटी है दोनों की, रेलवे के अंदर मान लो, तो उनमें से जैसे कि एक कर्मचारी को एचआरए दिया जाता है, दूसरे को नहीं दिया जाता है। तो अभी वर्तमान में एचआरए की क्या पॉलिसी है? क्या ये पॉलिसी सही है कि जो है दोनों में से एक का ही एचआरए यहाँ पे मिलेगा, और इसमें क्या कुछ बदलाव करने की गुंजाइश है? तो इसको लेकर यहाँ पे सवाल जवाब किए गए थे। देखिए हिंदी वाला लेटर मैं आपको बताता हूँ। सवाल इसमें है कि पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी होने और सरकार द्वारा आवंटित आवास में एक साथ रहने की स्थिति में दोनों के वेतन, मकान किराए, भत्ते की कटौती की मौजूदा नीति का क्या कारण है? क्या सरकार को सरकारी कर्मचारियों और उनके सेवा संघों में इस नीति पर पुनर्विचार करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दीजिए। क्या सरकार इस नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव रखती है ताकि उन दंपतियों के लिए अधिक युक्तिसंगत ब्याज आ सके जहां पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो? तो देखिए यहाँ लिखा है, केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनको सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, किराए के आवास पर रहने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए मकान किराया भत्ता दिया जाता है। जहां पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी एक स्थान पर तैनात है, उनमें से किसी एक को सरकारी आवास आवंटित किया गया है तो परिवार को सरकारी आवास आवंटित उपलब्ध कराया गया माना जाता है। परिणाम स्वरूप दूसरे पति पत्नी द्वारा आवास पर कोई व्यय नहीं किया जा रहा है, अतः उन्हें मकान किराया भत्ता दे नहीं है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। ये नहीं, अगर दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो दोनों में से एक को ही, दोनों अगर क्वार्टर अवेलेबल तो क्वार्टर एक को ही मिलेगा, दूसरे को अगर एचआरए मिलना है तो वो भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही जो है यहाँ पे एचआरए एक जने को ही मिल सकता है। तो ये थी अपडेट दोस्तों। जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। सारे अपडेट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप भेज दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।